नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। पूर्ववर्ती खंडों में हमने आप लोगों के साथ साझा किया था कि एक व्यवहारिक उदाहरण लेके आपके साथ एक कुंडली की विवेचना करेंगे, जिससे आपको भी हमको भी ज्योतिष के बारे में नई ज्ञान की प्राप्ति हो सके एवं ये कैसे पता लगे कि कुंडली का विश्लेषण किस प्रकार से करना है। इसके साथ साथ आपसे एक बात और भी कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारा चैनल की प्रस्तुति आपके योग्य है और आपके ज्ञान में वृद्धि करती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और संवाद बॉक्स के भीतर अपने कमेंट संवाद भी छोड़ सकते हैं। परामर्श हेतु मेल के माध्यम से हमसे संपर्क किया जा सकता है। आइए इस कुंडली की विवेचना करते हैं। वर्तमान कुंडली के विवरण के अनुसार जातक का जन्म कृष्ण पक्ष दशमी के दिन परिग नामक योग एवं वणिज नामक करण के भीतर हुआ है। आइए इसी से एक एक करके इस खंडों को खोलने का प्रयास करते हैं। कृष्ण पक्ष दशमी स्वाभाविक है, ऐसी पत्रियों में जिनमें दशमी का जन्म जातक का हुआ होता है तो उसमें दशम स्थान कुंडली का बहुत अधिक जागृत रहता है। ऐसा व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान के प्रति बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक लालायित रहता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। एवं व्यक्ति के जीवन में कर्म सबसे प्रिय होता है, कर्म सबसे ऊपर होता है। अर्थात व्यक्ति जीवन पर्यंत कार्य में लगा रहना चाहता है, अपने कार्य से अपना मान सम्मान बढ़ाए रखना चाहता है, राज्य सत्ता प्राप्त करना चाहता है। ऐसा दशमी के दिन जन्म के लोगों के बारे में विचार ज्योतिष की परिभाषाओं में आया है। एवं ऐसा भी देखा गया है कि ये समय अर्थात काल का अर्थ है समय, ये समय के बहुत ही अधिक प्रयोग करने वाले होते हैं। दिन हो या रात हो, इनको केवल कार्य के पीछे समय की योजनाएं बना के चलना है। लेकिन कभी कभी यदि दशमी तिथि पीड़ित है तो ऐसे ही लोग अपने समय का दुरुपयोग करके अपने कार्य को खराब भी कर सकते हैं। अर्थात जिससे पहला सूत्र निकला कि हमें दशमी के दिन जिनका जन्म हुआ है उनकी पत्रिका के भीतर दशम स्थान देखना चाहिए और उनकी कार्यशैली के भीतर वो अपने कार्य के अंदर कितना समय व्यतीत करते हैं या अपने कार्य से कितना समय से दूर रहते हैं, इस बात पे विचार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पहला सूत्र, पहला संकेत छुपा हुआ समय और दशम भाव के ऊपर मिलता है। दूसरा परिग नामक योग, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं आचार्य के आशीर्वादों से विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त हुआ। यदि परिग नामक योग में व्यक्ति का जन्म होता है तो ये अपने आप में एक प्रकार की आसमानी डंडा है। अर्थात इनके जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, अचानक ही इनके व्यापार में बहुत अधिक प्रगति और अचानक से बहुत बड़ा हानि भी हो सकती है। इसलिए इनको अपनी योजनाओं को बहुत सावधानी से लेकर चलना चाहिए एवं किसी के प्रति बहुत सख्त ना हो और किसी के प्रति बहुत ही नम्र रुख ना अपना के रखें। अकारण ही व्यापार के ऊपर हानि पहुंच सकती है। इसके उपरांत आगे बढ़ें। वणिज नामक योग करण, क्षमा कीजिएगा, वणिज नामक करण। वणिज करण क्या कहलाता है? वणिज करण के भीतर जितने लोगों का जन्म हुआ, हमने ऐसा देखा कि ऐसे लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट व्यापारिक संस्थाओं के साथ जुड़ के या स्वयं व्यापार कर रहे होते हैं और इनको व्यापार से ही लाभ मिलता है। लक्ष्मी पूजन करना चाहिए और व्यापार से अत्यधिक लाभ प्राप्ति के संकेत हैं। इसके उपरांत आते हैं नीचे के तरफ में देखेंगे तो जातक का जन्म अश्विन मास के भीतर हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि अश्विन मास या मास महीने के जो चंद्रमास होते हैं उनका प्रयोग क्या है। यहाँ पे उनका भी प्रयोग आपको बताते हैं। व्यक्ति का जन्म जिस मास में हुआ होता है, मासपति यदि बली है तो वर्ष के भीतर उस मास में बहुत ही प्रगति होती है। एवं यदि मासपति पीड़ित है तो कभी कभी ऐसा देखा है उस महीने के बीच में व्यक्ति को हानि भी प्राप्त हो सकती है। मासपति यहाँ पे अश्विन मास के जो स्वामी कहे गए हैं वे मूलतः बुध हैं, किंतु चूंकि इनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तो इससे पहले का एक मास हम लेके चलेंगे, शुक्ल पक्ष का मास, वो है भाद्रपद मास और भाद्रपद के स्वामी हैं चंद्रमा।
आचार्य श्री ऐसा कहते हैं, यदि मांसपति बलवान है, महापति बलवान है, तो और भी लाभ मिलेगा उस महा के भीतर। चंद्रमा देखें तो चंद्रमा भी इस पत्रिका के भीतर 10वीं के दिन है और पंचम स्थान में विराजित है, अर्थात इसके अंदर बल तो है। तो व्यक्ति को, जातक को जब भाद्रपद माह आएगा, जब अश्विन माह आएगा तो लाभ की प्राप्ति रहेगी। इसके उपरांत चलें तो शरत ऋतु के भीतर जातक का जन्म है और शरत ऋतु मूलतः बुध के अधिपत्य में आती है। तो 2-2 माह के ऊपर ऋतुओं का अधिपत्य रहता है। जातक की पत्रिका में देखें तो बुध भी अपने आप में बली है और बुध 9वें स्थान में बैठा हो। 9वां स्थान विदेश, भाग्य, पिता और सुदूर देश से जाके लाभ कमाने का है, एवं बुध वहीं विराजित हैं जो कि पंचमेश हो गए हैं, अर्थात जातक को विदेश में जाके व्यापार करने का और विशेषतः वाणिज्य व्यापार करने का बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होने के जन्म पत्रिका संकेत बताती है। इस प्रकार से हमने देखा कि पंचांग के योग और पंचांग जातक के बारे में क्या संकेत दे रहा है। थोड़ा और आगे चलें तो उसके उपरांत आते हैं हम जन्म पत्रिका के ऊपर। जातक कुंभ लगन के भीतर जन्म लेके एवं कन्या राशि के भीतर जातक ने जन्म लिया है। कुंभ लगन कन्या राशि यदि देखिए तो एक त्रिकोणीय संबंध है, अर्थात लगन और चंद्र लगन का आपस में एक त्रिकोणीय संबंध है। ये बहुत ही एक लाभकारी संबंध है कि, और साथ में देखें चंद्र और सूर्य का भी आपस में केंद्रीय संबंध है, किंतु सूर्य लगन और लगन का आपस में षडाष्टक संबंध है। देखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कुंडली के अंदर कि चंद्र लगन, सूर्य लगन और लगन का आपस में किस प्रकार से संबंध है। चंद्रमा मानसिक सुदृढ़ता प्रदान करता है, सूर्य व्यक्ति के आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को और भौतिक स्वास्थ्य को प्रदान करता है, एवं लगन इन सब को अपने भीतर समाहित करके व्यक्ति को आगे प्रगति लेके आता है। यदि लग्न, चंद्र लगन, सूर्य लगन आपस में केंद्रीय संबंध या त्रिकोणीय संबंध बनाते हैं, ये जातक के जीवन में बहुत अधिक प्रगति देके जाते हैं। यदि इस पत्रिका के भीतर हम देखें तो 2 तत्व अर्थात लग्न एवं चंद्र लगन आपस में त्रिकोणीय संबंध में है और तीसरा तत्व इसमें से कहीं अपनी उस प्राप्ति से पीछे हटा हुआ है। तो यह इसको कहें, ये औसत इसका अगर हम निकालें तो 65 से 75% लग्न चंद्र लगन में बहुत ही समानता है एवं सूर्य लगन के कारण से थोड़ी सी पत्रिका पीछे हट रही है। पूर्णता किसी में भी विद्यमान नहीं हो सकती, ईश्वर करे लोगों को पूर्णता प्राप्त हो, किंतु इस पत्रिका के भीतर लगन और सूर्य लगन के बीच का जो सामंजस्य है वो कहीं इनकी प्रख्याति को, ख्याति को, विख्याति को, प्रचार को, प्रसार को रोक देता है। आइए इसके उपरांत बात करते हैं कुंभ लगन के ऊपर। कुंभ लगन के जातकों में यदि देखें तो कुंभ लगन के भीतर 3 नक्षत्र विद्यमान रहते हैं। सबसे पहला नक्षत्र धनिष्ठा, फिर शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा। इन 3 नक्षत्रों की विवेचना के बारे में शास्त्र क्या कह रहा है कि धनिष्ठा कुंभ राशि के सर्वप्रथम खंड में पड़ता है और ये कुंभ अर्थात मटका लिए हुए व्यक्ति के सर के ऊपर विराजित रहता है एवं शतभिषा उस मटके के भीतर जो भरे हुए तारे हैं या जल है वो उसके प्रतीक है एवं पूर्व भाद्रपद इस राशि के पाँव के भीतर रहता है। अर्थात इसका विचार कैसे करना चाहिए, जो धनिष्ठा है वो उसके सर पे विद्यमान है तो ऐसा व्यक्ति अपने मस्तिष्क की तीव्रता से दुनिया में अपना मृदंग ढोल बजा के रहेगा। शतभिषा उसके पास ऐसी प्रकार की औषधियाँ या विभिन्न प्रकार की युतियाँ, ट्रिक्स एंड हिक्स हैं जिनके कारण से वो समाज को, दुनिया को बहुत कुछ प्रदान कर सकता है। एवं पूर्व भाद्रपद अपना जब भी वो पाँव आगे बढ़ाएगा किसी कार्य के लिए बहुत ही सोच समझ के और बड़ी सावधानी से बढ़ाएगा। ये पूर्व भाद्रपद के बारे में विचार कहा है।
रंग से संबंधित इन व्यक्तियों का रंग थोड़ा सांवला होता है। और कुंभ राशि के भीतर आचार्य श्री कहते हैं कि एक बार जीवन में अचानक से व्यापार के अंदर बहुत अधिक प्रगति या बहुत अधिक हानि बनने के योग लगते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कुंभ लगन और नक्षत्रों का समावेश, साथ ही साथ पंचांग के समावेश में हमने कई सारी बातें आप लोगों के साथ साझा करी। इसके उपरांत देखें तो मिथुन राशि अर्थात जो चंद्र राशि है वो मिथुन राशि है। तो जातक जोड़ा बनाने का अर्थात दो लोगों को जोड़ के काम करने का एवं बात बहुत ही अधिक कम्युनिकेशन अर्थात जहाँ पे एक से दूसरी संचार व्यवस्था प्रस्तुत की जाती है उसका संकेत देता है। यदि अभी तक के जन्मांक के बारे में आपसे विचार करें तो आपको कई सारे नए तत्व इसके बारे में जागृत होंगे या समझ आएंगे। अब इसके एक या दो भावों के ऊपर समय के अनुसार विचार कर लेते हैं। और क्योंकि ये श्रृंखला लंबी रहेगी और यदि आपको हमारी श्रृंखलाएं अच्छी लगें तो आप इनको चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबा के अपने आप को पहले से इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं कि हमें ये कार्यक्रम हमें कैसे लगते हैं। परामर्श के लिए हेतु मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं एवं संवाद के लिए कमेंट बॉक्स में जाके हमारे साथ संवाद कर सकते हैं। कुंभ लगन और लगन के स्वामी शनि जो पत्रिका के भीतर अष्टम स्थान में विद्यमान है। एक तत्व हमारा इसमें से छूट गया था, व्यक्ति का जन्म मंगलवार को हुआ है। वारपति यदि पीड़ित है तो जीवन में कई बार अचानक से समस्याएं आ सकती हैं। यदि देखें तो वारपति मंगल छठे स्थान में राहु के साथ विद्यमान है। इसकी विवेचना आने वाले खंड में हम जरूर करेंगे। अभी वर्तमान में लगन के ऊपर पुनः विचार करते हैं। लगन के स्वामी शनि पत्रिका के अष्टम स्थान में विद्यमान है। ऋषि पराशर के अनुसार क्या कहा जाता है, यदि लगन का स्वामी अष्टम स्थान में विराजमान हो तो अति ज्ञानी अर्थात ज्ञान इसके पास हो सकता है, किंतु द्युत संपन्न अर्थात ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है जिसके अंदर अचानक से ही बहुत हानि या लाभ हो सकता है। दूसरा छुपा हुआ अर्थ ये व्यक्ति जोखिम लेने वाले होते हैं। अचानक से कोई ऐसा बड़ा डिसीजन ले सकते हैं जिसके कारण से जीवन में बहुत अधिक हानि या बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। किंतु विधि विज्ञ अर्थात ये जानकारियाँ बहुत होती हैं इनके पास, पंडितों भवो एवं ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से स्कॉलर होता है और गुणी और ज्ञानी होता है। लगन का स्वामी अष्टम में होने से इस प्रकार के योग देखने को मिले हैं। दूसरे स्थान का स्वामी अष्टम में होने से पराशर क्या कहते हैं, ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में, यदि दूसरे स्थान का स्वामी आठवें स्थान में हो तो ऐसे जातक का रुपया पैसा दिया हुआ वापस आने में बहुत समय लगाता है। ऐसे व्यक्ति को अपना पैसा उधार देने से पहले, किसी को देने से पहले बहुत विचार करना चाहिए, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, वापस आने में देर तो नहीं लगेगी। अच्छा ये रहेगा कि ऐसे व्यक्ति अपना धन लंबी अवधि के जमा खंडों में लगा के रखें, इससे इनको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होंगे। तीसरे स्थान का स्वामी छठे स्थान में, मंगल तीसरे स्थान का स्वामी होकर छठे स्थान में। मूलतः तीसरे स्थान का स्वामी छठे स्थान में जाने से बहन भाइयों के लिए समस्याएं लेके आता है या फिर उनसे एक प्रकार की मानसिक या भौतिक दूरी बना के रखता है। और तीसरा स्थान हमारे अनुबंधों का भी है, जिसके कारण से हमारे अनुबंध भी कई बार कॉन्ट्रैक्ट भी खराब हो सकते हैं, जो हमने किसी के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करा है। राहु के साथ है तो स्वाभाविक है कि उन कॉन्ट्रैक्ट में किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसी बात हो सकती है जो कल को व्यक्ति को नुकसान दे सके। इस प्रकार हमने देखा जन्म पत्रिका में लग्न एवं अन्य भावों के विचार करके। आने वाले खंडों में इसी पत्रिका को आगे बढ़ा के अन्य चीज़ों के घटकों को आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने बने रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।